हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम लवदीप है, मेरे साथ गौरव जी हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा टू स्टडी वीज़ा कन्वर्जन। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं और अपना जो है वीज़ा स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो इसके क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है जो मैं गौरव सर से पूछूंगा और ये जो है डिटेल में उसके आंसर देंगे ताकि आपको फुल जो है नॉलेज मिल सके अबाउट द होल प्रोसेस। तो सर, सबसे पहले अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो अपना जो है टूरिस्ट वीज़ा को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा सके? सबसे पहले थैंक यू लवदीप जी। अगर कोई भी बच्चा या जो एप्लीकेंट है वो टूरिस्ट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो सबसे पहले उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनका जो टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट हुआ है उस पर 8503 या कोई भी और नो फर्दर स्टे की कंडीशन ना लगी हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगी है तो ऑन शोर ऑस्ट्रेलिया में अपना कोई भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल सकते, वो कोई भी वीज़ा नहीं डाल सकते वहाँ पे। सो हमें इसी चीज़ को मेक श्योर करना है कि उनके जो वीज़ा पे ऐसी कोई भी कंडीशन ना हो। जी बिल्कुल सर, जैसे कि जो नो फर्दर स्टे की कंडीशन है इसको वेव करवाना काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस होते हैं जिनमें ये कंडीशन वेव हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है कोर्सेज जिनके अंदर जो है लोग जाना चाहते हैं। क्या हायर एजुकेशन में ऑप्शंस मिल जाती हैं या वोकेशनल यानी कि ट्रेड कोर्सेज में ऑप्शंस अवेलेबल है? जी सर, जो बच्चे टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं उनको हायर एजुकेशन और वेट सेक्टर दोनों में ही ऑप्शंस मिल जाती हैं। जो हायर एजुकेशन में अगर कोई बैचलर डिग्री करना चाहता है या मास्टर डिग्री करना चाहता है तो वो डेफिनेटली किसी भी फील्ड में, मैनेजमेंट में, आईटी में, हेल्थ केयर में जा सकते हैं और उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस लेके या स्किल असेसमेंट लेके पीआर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं जो हमारे व्यूवर्स है या जो मेन एप्लीकेंट्स होते हैं जो जिस कोर्सेस में ज़्यादा जाना चाहते हैं वो वेट सेक्टर होता है कि वो या तो ट्रेड कोर्सेस में चले जाते हैं, जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेस हो गए, एडवांस डिप्लोमा हो गए या ग्रेजुएट डिप्लोमास हो गए। तो उनमें क्या है कि वो कोई भी ट्रेड कोर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई ऑटोमोटिव का हो गया, शेफ़ का हो गया, कुकरी, कमर्शियल कुकरी, या इसके अलावा वो कोई बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा वगैरह भी ले सकते हैं फर्दर। तो सर, जब वो अपना वीज़ा एप्लीकेंट कोई डाल देता है टूरिस्ट वीज़ा के बाद अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर देता है तो जो मेन इशू रहता है कि जो इनिशियल स्टे उनको मिला होता है जो कि अप टू 3 मंथ्स होता है नॉर्मल वीज़ा में, तो उसके बाद जब उनकी एप्लीकेशन लग जाती है तो वो वहाँ पे अपना जो है स्टे कैसे एक्सटेंड करवा पाते हैं? डेफिनेटली काफ़ी इजी प्रोसेस है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जब कोई अपना वहाँ पे लैंड करता है स्टूडेंट वीज़ा पे तो मान लो आज 21 मार्च 2023 को वहाँ पे लैंड कर रहा है तो उनका जो मैक्सिमम स्टे लगा होता है, अगर किसी ने इंडिया में मेडिकल नहीं करवाया तो 3 मंथ्स का होता है कि वो 3 मंथ से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रह सकते। तो उनको क्या है कि ब्रीजिंग वीज़ा ए ग्रांट हो जाता है, वो लीगली ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर सकते हैं। उनको उस कंट्री को लीव नहीं करना होता, वो उसी कंट्री में रह के लीगली अपना ब्रीजिंग वीज़ा एक्वायर कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ जो है अपना ब्रीजिंग वीज़ा ग्रांट होने से पहले ही या स्टडी वीज़ा ग्रांट होने से पहले ही शुरू कर सकते हैं। तो जब उनका ब्रिजिंग वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो बेसिकली एक ट्रांजिशनल वीज़ा होता है जिसपे वो स्टे कर सकते हैं जब तक उनकी एप्लीकेशन का जो है डिसीजन नहीं आता। हाँ। तो सर, इसमें जो है वर्किंग राइट्स मिलते हैं? देखिए, ब्रीजिंग वीज़ा ए पे वर्किंग राइट्स नहीं मिलते और इसके अलावा बेस्ट थिंग इसकी ब्रीजिंग वीज़ा ए ग्रांट होने के बाद जो बच्चा है ब्रीजिंग वीज़ा बी अप्लाई करके ट्रैवल भी कर सकता है, उस पर ट्रैवल राइट्स होते हैं। तो जब बच्चा वहाँ पे होता है उसने कोई दूसरा वीज़ा डाल लिया, उसको ब्रीजिंग वीज़ा ए मिल गया, वो ब्रीजिंग वीज़ा बी लेके ट्रैवल कर सकता है इंडिया में। अगर उसको एमरजेंसी में आना हो या कोई इशू हो फैमिली में पीछे तो आना चाहे तो आ सकता है और दोबारा वहाँ पे चला जाएगा। तो उसका जो फाइल प्रोसेस हो रही है इमिग्रेशन में वो जब प्रोसेस हो जाएगी उसको जो है उसका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, उसके बाद ही उसको जो है वर्किंग राइट्स मिलेंगे। तो बेसिकली जब तक वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो वहाँ पे रह सकते हैं, अगर उनको ट्रैवल करना है तो ब्रिजिंग वीज़ा बी ले सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग आइल्स और फंड्स। क्या उनको आइल्स और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है? जैसे इंडिया से आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है और फंड्स भी शो करने पड़ते हैं, तो क्या ऑन शोर ऑस्ट्रेलिया में भी सेम रिक्वायरमेंट है? अगर हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कंपेयर करते हैं, अगर हम इंडिया से अप्लाई करते हैं तो मोस्टली ऑप्शन होती है कि जो बच्चे लेवल 1 असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो उनको जैसे बोल दिया जाता है कि आपको फंड्स देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिना आइल्स के भी एडमिशन दे देती हैं या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल उलट है।
वहाँ पे अगर आप वेट कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको मान लो 50% कॉलेजेस ऐसे हैं जो असेसमेंट लेवल 2 में हैं। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो असेसमेंट लेवल 1 में हैं। तो अगर आप असेसमेंट लेवल 1 के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो आइल्स या पीटी का टेस्ट है वो कंपलसरी है, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर्स होने चाहिए। और अगर आप असेसमेंट लेवल 2 में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना होता। द मेन डिफरेंस इसकी, अगर आप असेसमेंट लेवल 2 में अपनी फ़ाइल डाल रहे हैं तो आपको जब आपकी वीज़ा फाइल खुलेगी, आपसे जो वीज़ा ऑफिसर है, केस ऑफिसर है, वो आपसे फंड्स मांगेगा। लेकिन अगर आप असेसमेंट लेवल 1 में ऑनशोर अप्लाई कर रहे हैं तो 90% चांसेस या 99% ही मैं बोल सकता हूँ कि आपसे फंड्स नहीं मांगे जाते, आप बिना फंड्स के अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि अगर कोई भी जाता है वो आइल्स पीटी जरूर करे। इससे क्या होगा कि उनके पास जो है ऑप्शंस खुल जाएंगी, उनको किसी एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बाउंड नहीं होना पड़ेगा। उनके पास जहाँ उनको कोई सिटी स्विच नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई मेलबर्न में जा रहा है या सिडनी में जा रहा है तो अगर वो आइल्स कर लेता है तो उसको 100 के 100 कॉलेज ही एडमिशन दे देंगे। अगर उसके पास आइल्स नहीं है तो उसके पास 30-40 ऑप्शन ही रहती हैं। ओके, सो ऑल इन ऑल जो ऑनशोर है ये इजी रहता है ऑफशोर से, और ऑप्शन अगर इंक्रीज करनी है तो आइल्स कर लेनी चाहिए। जस्ट डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि उनको फंड्स भी नहीं शो करने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से मेन एक्सपेंसेस होते हैं और कितने एक्सपेंसेस में जो है वीज़ा वो कन्वर्ट करवा सकता है स्टूडेंट? सबसे पहले तो बच्चे को कॉलेज में ऑफर लेटर अप्लाई करनी होती है। यूजली ऑफर लेटर की जो फीस कोई भी नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ऑफर लेटर जब बच्चे को आ जाता है कंडीशनल, तो उसमें वो उनसे कुछ इनिशियल अमाउंट मांगते हैं, जो कि उनको अगर उनकी जो फीस है तो उनको क्या क्या अमाउंट देना होता है। तो उसमें जो ऑनशोर कॉलेजेस हैं वो $2,000 से $2,500 दे के उनको COE दे देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट टू लॉज वीज़ा। इसके अलावा उनको अगर वो 2 साल का वीज़ा डाल रहे हैं तो उनको ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर लेना होता है। और वीज़ा ड्यूरेशन के लिए अगर वो 2 साल का डाल रहे हैं तो उनको पूरी ड्यूरेशन के लिए वो लेना पड़ेगा। तो जो उसकी कॉस्ट रहती है वो $550 से $600 साल की रहती है ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर की। जो तीसरा मेन एक्सपेंस होता है वो ये होता है कि उनकी जो वीज़ा लॉजमेंट फ़ीस है, जो कि DHA की फ़ीस है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की, जो स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 की है वो $650 है। यही मेन एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, डेफिनेटली। जो फोर्थ मेन एक्सपेंस रहता है मेडिकल का, वो अभी वेवर चल रहा है। अभी वेवर चल रहा है, हाँ जी। तो वो नॉर्मली $450 के अराउंड, हाँ जी, उसकी $430 तक की फीस है जो। तो इसके अलावा अगर कोई गैप प्रोफाइल है, जैसे इंडिया से गैप का इशू आता है स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे अगर किसी का गैप है या प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री कंसिस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या उसको एडमिशन मिल जाएगा अगर यहाँ से वो चला जाता है टूरिस्ट वीज़ा पे? यस, डेफिनेटली वो एडमिशन ले सकते हैं। अभी हमने वीज़ा लिया है अपने एक क्लाइंट का, वो 2004 में UK से भी रिटर्न था। उसके बाद पिछले 15-16 साल से इंडिया में था और इंडिया में वो अपने मतलब बिजनेस में हेल्प कर रहा था, लेकिन उनके पास कोई भी बिजनेस के प्रूफ्स नहीं थे। वहाँ पे जब आप ऑनशोर होते हैं तो डेफिनेटली वीज़ा फाइल में ये क्वेश्चन आता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, लेकिन आप उसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं SOP में कि आपने क्या किया। अगर आपका 5-10 साल का गैप भी है तो आपको ईजिली डिप्लोमा लेवल पे या किसी भी सर्टिफिकेट 4 लेवल पे एडमिशन्स मिल जाती हैं। तो सर अब बात करते हैं ट्यूशन फ़ी की। जैसे आपने बताया कि इनिशियल अमाउंट $2,000 to $3,000 में जो है स्टूडेंट अपनी COE एक्वायर कर सकता है, अपना वीज़ा लॉन्च कर सकता है। लेकिन जो ईयरली फ़ी होती है, डिप्लोमा अगर ले लेते हैं तो ईयरली फ़ी कितनी रहती है ऑनशोर? जो ऑनशोर कॉलेजेस की ईयरली फीस है वो यूजली $6,000 से शुरू हो जाती है और $11,000 तक जाती है डिप्लोमा लेवल पे, जिसमें सर्टिफिकेट 4 भी आ जाते हैं, सर्टिफिकेट 3 भी आ जाते हैं, डिप्लोमा भी आ जाते हैं। और यूजली जो कम फीस है वो बिजनेस डिप्लोमा की है, लेकिन बिजनेस डिप्लोमा में PR के लिए अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कोई भी स्किल नहीं होता बच्चे के पास। इसलिए ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ट्रेड कोर्सेस में ही जाते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव, कुकरी एंड अदर, जैसे कारपेंट्री हो गया या वेल्डिंग हो गया। और उनकी जो फीस है वो अराउंड 9 से 11,000 के बीच में रहती है जो ट्रेड कोर्सेस है। लेकिन इनिशियल अमाउंट सेम ही रहता है, $2,000 से $2,500 जो बच्चे ने ट्यूशन अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज को देना होता है। और सर इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? जैसे हम इंडिया से अप्लाई करता है कोई बच्चा तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की जो GT रिक्वायरमेंट काफ़ी एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहती है। तो जो ऑनशोर है क्या वो सेम होती है या कम डॉक्यूमेंट्स में भी जो है काम चल जाता है? जब आप ऑनशोर हो जाते हो तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा था, गैप जस्टिफिकेशन का पूछा था,
तो उसमें जो जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो लेवल 1 के हैं चाहे लेवल 2 के हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि आपका पिछली स्टडी से कितना गैप है, आप क्या कर रहे थे, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है। जब आप इंडिया से अप्लाई करते हैं जीटी के लिए, तो आप मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपका 6 मंथ से भी 1 दिन का भी ऊपर का गैप हो जाता है तो आपको एसओपी में जस्टिफाई करना पड़ता है या यूनिवर्सिटी को बताना पड़ता है कि मेरा ये गैप था, ये किस रीज़न के कारण था, मैं आइल्स कर रहा था या पीटी कर रहा था। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में तो ये भी हो गया है कि अगर कोई 12th के बाद अप्लाई कर रहा है तो यूनिवर्सिटी बोल देती है कि हमें सिर्फ अभी 2022 वाला बच्चा ही चाहिए, हम 2021 वाला बच्चा नहीं लेंगे क्योंकि इसका 1.5 साल का गैप हो गया। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जीटी क्राइटेरिया बहुत ईजी है। आपका कितना भी गैप है, आपके कितने भी लो स्कोर्स हैं, आपने कुछ फेल भी किया, आपके कोई बैकलॉग्स भी हैं, कोई इशू ही नहीं है। सिर्फ आपको अपने जो है एकेडमिक्स प्रोवाइड करने होते हैं उनको, और अगर आपने आइल्स पीटी कोई किया हुआ है तो उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड करने होते हैं। और जो उसकी रिक्वायरमेंट भी है आइल्स की, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मतलब कम है। इवन 5.5 ईच के साथ भी आपको सर्टिफिकेट 3-4 के कोर्सेस मिल जाते हैं, और डिप्लोमा लेवल पे आपको 6 ओवरऑल के साथ बहुत सारे कोर्सेस मिल जाते हैं। So sir, I think that's it for this video. We have covered pretty much all the topics regarding how to convert tourist visa to study visa. तो ऐसी और वीडियोस लेके आएंगे दोस्तों हम आगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सो, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले और जो भी अपडेट्स हम लेके आते हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।